Hello everyone. Today we are going to do the paper code of BPAG 173 e-governance. ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको इसके गेस्ट पेपर चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो भी आपका पेपर कोड है आप सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी BPAG 173। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए आप उस मीडियम में खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके ठीक है यहाँ से परचेज कर लेंगे। अगर आपको यहाँ से हमारी वेबसाइट से इसको परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमें यहाँ पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं और हम आपको वहाँ से क्या है, गेस्ट पेपर परचेज करवा देंगे। ठीक है, अगर आप इतना कर लेंगे, गेस्ट पेपर और ये वीडियोस अगर देख लेंगे तो क्या है, आप अपना एग्जाम आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। राइट अ नोट ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019। The National Policy on Electronics 2019 was introduced by the Government of India to strengthen and grow the electronics manufacturing sector in the country। जो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स थी 2019 की, ये क्यों लाई गई थी, ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि हम स्ट्रेंथन कर सकें और ग्रो कर सकें अपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ठीक है, दिस पॉलिसी एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इस पॉलिसी का एम था कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, इट ऑल्सो सीक्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यानी कि इसका ये एक एम भी था कि ये क्या करे, रिड्यूस करें हमारी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट और इंक्रीज करें एक्सपोर्ट्स को और एक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें। NPE 2019 focuses on developing an environment that supports innovation, investment and skill development in the electronics industry। यानी कि NPE 2019 क्या फोकस करता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करे जहाँ पे कि इनोवेशन सपोर्ट हो, इन्वेस्टमेंट हो और स्किल डेवलपमेंट हो इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। It also encourages domestic as well as foreign companies to set up manufacturing units in India। ये encourage करती है domestic और as well as the foreign companies को, ताकि वो अपने manufacturing units को क्या करें, setup करें इंडिया में। Key objectives of NPE 2019। First is make India a leading electronics manufacturing hub। The main goal is to make India capable of producing a wide range of electronics products such as mobile phones, consumer electronics, medical devices and industrial electronics। मेन गोल क्या था कि इंडिया को केपेबल बनाना है ताकि वो एक वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके। Second is promote domestic manufacturing and reduce imports। A large part of India's electronic demand was earlier met through imports। यानी कि जो बहुत इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक डिमांड है, ठीक है, लार्ज पार्ट किससे मेट होता है, वो इम्पोर्ट से मेट होता है, इम्पोर्ट्स के थ्रू मेट होता है। NPE 2019 एम करता है, ठीक है, टू चेंज दिस बाय एनकरेजिंग लोकल प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस। Third is increases electronics manufacturing turnover। So the policy target a turnover of $400 billion by 2025, especially in areas like mobile manufacturing, semiconductor fabrication and electronic components। ये पॉलिसी क्या टारगेट करती है कि जो हमारा टर्नओवर रहने वाला है वो है $400 बिलियन बाय 2025, स्पेशली एरियाज में जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गए, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए। फोर्थ इज क्रिएट जॉब्स। द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हैज द एबिलिटी टू जनरेट मिलियंस ऑफ जॉब्स। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में क्या है, एबिलिटी है कि वो मिलियंस ऑफ जॉब्स को जनरेट कर सकते हैं। NPE 2019 एम करता है कि वो 1 करोड़ जॉब को डायरेक्टली, ठीक है, क्रिएट करेगा एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाएगा। सो मेजर फीचर्स ऑफ NPE 2019 इज, फर्स्ट इज स्पेशल फोकस ऑन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग।
इंडिया हैज़ ऑलरेडी बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज। इंडिया क्या है, ऑलरेडी एक लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन चुकी है। एनपीई 2019 प्लान करता है इसको और स्ट्रेंथन करने की, फर्दर स्ट्रेंथन करने की, ताकि ये सपोर्ट करे लार्ज स्केल प्रोडक्शन को एंड एक्सपोर्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स। सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ सेमी कंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले फैब्स आर क्रूशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब क्या होती हैं, क्रूशियल होती हैं। पॉलिसी एनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट इन दिस एरियाज ताकि वो रिड्यूस कर सके अपनी हैवी डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्रीज। थर्ड इज सपोर्ट फॉर स्टार्टअप एंड इनोवेशन। एनपीई 2019 प्रमोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, इनोवेशन को प्रमोट करता है और स्टार्टअप ग्रोथ को भी प्रमोट करता है थ्रू इंक्यूबेशन सेंटर्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। फोर्थ इज क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। The policy encourages setting up EMCs across the country where companies can access the common facilities, skilled labor and infrastructure in one location. पॉलिसी encourage करती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को सेटअप करेंगे जहाँ पे कि क्या होंगे, कंपनीज एक्सेस कर पाएंगे कॉमन फैसिलिटीज़ को, जैसे कि स्किल्ड लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही लोकेशन पे। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगी और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। फिफ्थ इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। NPE 2019 supports a friendly regulatory framework, faster approvals and simpler procedures to make India more attractive for investors. ठीक है। Sixth is export promotion. The policy encourages companies to produce not only for domestic demand. ठीक है, पॉलिसी क्या encourage करती है, जो कंपनीज हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड के लिए प्रोड्यूस ना करें बल्कि also for the global markets by providing incentives and supports for the exports. Now we will look at the conclusion. The NPE 2019 is an important step towards transforming India into a global electronics manufacturing powerhouse. यानी कि इनका एम क्या था, NPE इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसने कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया है इनटू अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। सो बाय फोकसिंग ऑन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, innovation, job creation and infrastructure development, the policy aims to strengthen the country's position in the global economics market, electronics market। यानी कि जो ये पॉलिसी है NPE 2019 की पॉलिसी है, इनका एम है कि कंट्री की पोजीशन को स्ट्रेंथन करें ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। सो इफ इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, NPE 2019 कैन रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस, बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द वेरियस अर्बन ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया अलॉन्ग विद द स्मार्ट सिटी मिशन। So urban e-governance means using technology to improve the delivery of government services in cities। यानी कि अर्बन ई-गवर्नेंस का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इन सिटीज। इट हेल्प्स मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन फास्टर। इससे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फास्टर बनता है, ट्रांसपेरेंट बनता है और सिटीजन फ्रेंडली बनता है। इन इंडिया मैनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च टू इम्प्रूव द अर्बन लाइफ थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। First is National Urban Information System. NUIS aims to create digital maps and urban databases for planning and development. जो नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनका एम है कि वो डिजिटल मैप्स को क्रिएट करें अर्बन डेटाबेसेस के लिए फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। these maps help cities authorities make better decisions related to land use, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड एनवायरमेंटल प्लानिंग। ये मैप्स क्या करते हैं, अथॉरिटीज़ को हेल्प करते हैं ताकि वो बेटर डिसीजन बना सकें रिलेटेड टू द लैंड यूज, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड एनवायरमेंटल प्लानिंग। सेकेंड इज ई म्यूनिसिपैलिटी, दैट इज अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। दिस प्रोजेक्ट फोकस ऑन डिजिटाइजिंग म्यूनिसिपल फंक्शंस। यानी कि जितने भी म्यूनिसिपल फंक्शंस हैं उनको डिजिटाइज करना। इनकी मेन सर्विसेज हैं वो इंक्लूड करते हैं ऑनलाइन बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस, वाटर टैक्स पेमेंट्स, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल्स, ऑनलाइन ग्रीवांस रेड्रेसल। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द पेपर वर्क। इससे पेपर वर्क रिड्यूस होता है एंड इट मेक्स द म्यूनिसिपल वर्क फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। ठीक है। अमृत, that is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. Though not purely an e-governance project, Amrut uses IT tools to improve urban infrastructure। यानी कि एक प्योरली एक e-governance project नहीं है, बट जो अमृत है वो क्या करता है, IT tools को यूज करता है to improve the urban infrastructure।
Cities use digital dashboards to monitor progress in water supply, sewage system and green spaces. Cities क्या है, डिजिटल डैशबोर्ड को यूज करती हैं टू मॉनिटर जो भी प्रोग्रेस हो रही है वाटर सप्लाई में, सीवेज सिस्टम में और ग्रीन स्पेसेस में. सो द फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग बेसिक सर्विसेज थ्रू द बेटर प्लानिंग. GEM, that is Government E-Marketplace. Urban local bodies use GEM to buy goods and services online. यानी कि जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को यूज करती हैं टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन. सो दिस ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड रिड्यूसेस करप्शन. इससे करप्शन रिड्यूस होता है. इट ऑल्सो एंश्योर्स क्विक डिलीवरी एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. फिफ्थ इज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स. सो दीज सेंटर्स आर बीइंग set up in many Indian cities to monitor traffic, public transport, CCTVs networks, waste management and emergency services from a single digital dashboard. यानी कि जो आपके ये ICCs है ना, ये क्या है, ये ऐसे सेंटर्स हैं जो कि इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ में बीइंग सेटअप करा, मतलब ये सेटअप कराए गए हैं ताकि ये मॉनिटर कर सके ट्रैफिक को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को, CCTVs नेटवर्क को, वेस्ट मैनेजमेंट को और इमरजेंसी सर्विसेज को एक सिंगल डैशबोर्ड से. They help in quick decision making, especially during emergencies like floods or traffic jams. Smart City Mission. Launched in 2015, the Smart City Mission aims to develop 100 smart cities that offer a better quality of life by using technology, innovation, and urban planning. Now we will look at some key features of Smart City Mission. First is Smart Governance, that is mobile apps for municipal services, online grievances system, digital payments facilities. Second is Smart Mobility, that is intelligence traffic system, GPS-based buses and smart parking solutions. Third is smart environment, that is sensors for air quality monitoring, tech-based waste management. Fourth is smart living, that is under the Wi-Fi zones, public safety through the CCTV networks. Area-based development, that is cities improve selected local areas through better roads, solar energy, green spaces and smart street lights. Now we will look at the conclusion. Urban e-governance projects and the Smart City Mission are transforming Indian cities by using technology for better services delivery, transparency and efficiency. These initiatives aims to create cleaner, safer and more citizen-friendly urban spaces for the future. जो आपका अर्बन ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है और स्मार्ट सिटी मिशन है, ये क्या कर रहे हैं, इंडियन सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, ताकि वो बेटर सर्विस डिलीवरी कर सकें, ट्रांसपेरेंसी ला सकें और एफिशिएंसी कर सकें. सो ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये एम करते हैं टू क्रिएट अ क्लीनर, सेफर एंड मोर सिटीजन फ्रेंडली अर्बन स्पेसेस फॉर द फ्यूचर. तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Elaborate the features of राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005. इसमें आपको क्या बताना है, फीचर्स बताने हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के. So the Right to Information Act 2005 is a powerful law that gives every Indian citizens the right to ask for information from the government. अब जो आपका ये RTI एक्ट है, ठीक है, 2005 का, एक पावरफुल लॉ है जो कि एवरी इंडियन सिटीजन को क्या करता है, राइट देता है कि वो आस्क कर सकते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड हेल्प्स रिड्यूस करप्शन. First is right to seek information. The RTI Act allows any citizen of India to request information from any public authority. यानी कि RTI Act के मतलब RTI Act हमें क्या अलाउ करता है कि जो कोई भी सिटीजन है इंडिया का वो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से. सो दिस इंक्लूड्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, लोकल बॉडीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन फंडेड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. यानी कि जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनसे क्या है, हम इन्फॉर्मेशन आस्क कर सकते हैं, ठीक है. सो द इन्फॉर्मेशन कैन बी आस्क इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली. हम लिखित में भी मांग सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी मांग सकते हैं, ठीक है. Second is time-bound responses. One of the strongest features of RTI Act is that it ensures timely delivery of information. यहाँ पे क्या होते हैं, time-bound response होते हैं, यानी कि इसमें क्या है, आपको timely delivery होती है information की. So the information must be provided within 30 days. 30 days के अंदर आपको information मिल जाती है. If the information concerns life or liberty of a person, it must be provided within 48 hours. यानी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी के लाइफ और लिबर्टी के कंसर्न कर रही है तो क्या है, वो 48 आवर्स के विद इन प्रोवाइड होनी चाहिए. इफ द एप्लीकेशन इज सेंट टू द रॉन्ग डिपार्टमेंट, इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द करेक्ट वन विद इन द 5 days. यानी कि अगर कोई एप्लीकेशन गलती से रॉन्ग डिपार्टमेंट में चली गई है तो उसको करेक्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना चाहिए विद इन 5 days. थर्ड इज पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स.
एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट अपॉइंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। इनकी जॉब क्या होती है? टू रिसीव द RTI एप्लीकेशन, ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन को रिसीव करना, प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प एप्लीकेंट्स हु कैन नॉट राइट और नीड असिस्टेंस। So there are assistant PIOs to support citizens in rural and remote areas, यानी कि जो असिस्टेंट PIOs होते हैं वो सपोर्ट करते हैं सिटीजन को रूरल और रिमोट एरियाज में। फोर्थ इज लो कॉस्ट एंड एक्सेसिबल टू ऑल। सो फाइलिंग एन RTI एप्लीकेशन इज इनएक्सपेंसिव, यानी कि अगर हम RTI एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव होती है। द एप्लीकेशन फी इज स्मॉल, कॉमनली ₹10। पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन डू नॉट नीड टू पे एनी फी, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग बिलोंग करते हैं उनको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है, जो RTI एक्ट है वो एक्सेसिबल है टू एवरीवन। फिफ्थ इज ऑब्लिगेशंस टू पब्लिश इंफॉर्मेशन। पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट रेगुलरली publish important information so that citizens do not always need to file RTI applications, यानी कि पब्लिक अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए, रेगुलरली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको रेगुलरली पब्लिश करना चाहिए, ताकि जो सिटीजन्स हैं वो बार बार क्या है, राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है उसको, ठीक है, फाइल ना करें। सो इसमें क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि डिटेल्स ऑफ फंक्शंस एंड ड्यूटीज, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, budget and expenditures, list of employee names and designation. So this is called suo motu disclosure, ठीक है। Sixth is right to inspect records. Under the RTI Act, a citizen can inspect government documents, take certified copies of records, inspect works, projects and public services. So this helps ensure fairness and transparency in the government activities. Seventh is appeals and complaints. So if a citizen does not receive the information or is unhappy with the response, यानी कि मान लीजिए अगर कोई सिटीजन है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है या फिर वो अनहैप्पी है विद रिस्पॉन्स, तो क्या है, वो फाइल कर सकते हैं फर्स्ट अपील टू अ सीनियर ऑफिसर विद द सेम डिपार्टमेंट, यानी कि जो डिपार्टमेंट है उसी डिपार्टमेंट में उन्हें अपील करनी पड़ेगी। सेकेंड अपील टू द स्टेट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सो द इंफॉर्मेशन कमीशन कैन ऑर्डर डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड कैन इम्पोज पेनल्टीज ऑन ऑफिसर्स। अब जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर कर सकते हैं टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और वो इम्पोज कर सकते हैं पेनल्टीज ऑन द ऑफिसर्स। इफ अ PIO refuses information without any reason, delays the reply, gives false or incomplete information, तो they can be fined 250 per day up to 25,000, ठीक है। यानी कि अगर कोई PIO है वो आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना करते हैं, ठीक है, बिना किसी रीज़न के, या फिर रिप्लाई को डिले करते हैं या फिर आपको फॉल्स या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उनको फाइन किया जाता है ₹250 पर डे अप टू 25,000 तक। सो द RTI Act 2005 empowers citizens, strengthen democracy and ensure that the government works openly and responsibly। यानी कि जो RTI एक्ट है 2005 का वो सिटीजन्स को एम्पावर करता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है और इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो ओपनली वर्क करे और रिस्पॉन्सिबली वर्क करे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ अ की रोल इन लोकल गवर्नेंस, इल्यूसिडेट। यहाँ की आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल बताना है लोकल गवर्नेंस में। So information and communication technology has transformed the way local government works, यानी कि information and communication technology ने क्या है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है, जैसे कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो वर्क करती है। सो इट हेल्प्स द गवर्नमेंट बॉडीज एट विलेज, ब्लॉक, म्यूनिसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स टू फंक्शंस मोर एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली एंड इन सिटीजन फ्रेंडली मैनर। इन्होंने क्या है, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं विलेजेस में, ब्लॉक्स में, म्यूनिसिपैलिटीज में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है, इन्होंने हेल्प किया उनको फंक्शन करने में मोर एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली और एक सिटीजन फ्रेंडली मैनर में। सो ICT ब्रिंग्स द गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल। ICT ने क्या है, गवर्नमेंट को, ठीक है, क्लोज लाया है टू द पीपल एंड मेकिंग द लोकल गवर्नेंस मोर रेस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल। इन्होंने क्या किया है, ICT ने लोकल गवर्नेंस को रिस्पॉन्सिव बनाया है और अकाउंटेबल बनाया है टू द पीपल, ठीक है। फर्स्ट इज बेटर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ICT मेक्स इट ईजियर फॉर सिटीजन टू एक्सेस एसेंशियल सर्विसेज। ICT ने क्या है, ईजी बनाया है सिटीजन्स के लिए कि वो एसेंशियल सर्विसेज को एक्सेस कर सकें। मैनी लोकल बॉडीज now offer online services such as birth and death certificates, payment of property taxes, water bills and issuing licenses.
यानी कि जो बहुत सारी लोकल बॉडीज़ हैं वो अब ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर करती हैं, जैसे कि बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स आप ऑनलाइन बना सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, वाटर बिल्स हो गए, लाइसेंस इश्यूज हो गए, ठीक है, यानी कि अगर आपको लाइसेंस वगैरह इशू कराने होते हैं तो। सो दिस रिड्यूसेस लॉन्ग क्यूज एट गवर्नमेंट ऑफिसेस। इसकी वजह से क्या है, जो आपको लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था गवर्नमेंट के ऑफिस में, वो कम हो गया है। एंड इट ऑल्सो सेव टाइम फॉर बोथ द सिटीजन्स एंड द ऑफिशियल्स। सो सर्विस सेंटर्स लाइक कॉमन सर्विस सेंटर्स ऑल्सो हेल्प पीपल इन रूरल एरियाज एक्सेस डिजिटल सर्विसेज ईजिली। तो जो भी CSC सेंटर्स हैं उन्होंने क्या किया है, रूरल एरियाज को हेल्प किया है ताकि वो डिजिटल सर्विसेज को ईजिली एक्सेस कर सकें। Second is increased transparency and accountability. ICT reduces corruption by making government processes digital and open. ICT ने क्या है, करप्शन को भी रिड्यूस किया है, गवर्नमेंट को क्या करके, डिजिटली बना के, ठीक है, और ओपन बना के। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट बजट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम कैन बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स। यानी कि अब जो भी इन्फॉर्मेशन होती है बजट के बारे में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में, तो उनको क्या है, हम वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स पे अपलोड कर सकते हैं। सो दिस हेल्प सिटीजन्स नो हाउ द पब्लिक मनी इज़ यूज। इसकी वजह से क्या है, सिटीजन्स को जान सकते हैं कि जो उनका मनी है, ठीक है, जो पब्लिक मनी है वो कैसे यूज़ हो रहा है। टूल्स लाइक ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल्स अलाउज पीपल टू रजिस्टर कंप्लेंट्स एंड ट्रैक द स्टेटस। अब जैसे कि ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल्स होते हैं, उसमें क्या है, वो अलाउ करता है पीपल को टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स एंड ट्रैक देयर स्टेटस, जिससे कि इंश्योर होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करें एक टाइमली मैनर में। थर्ड इज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। ICT tools such as website, social media, SMS alerts, mobile apps help the local government communicate quickly with the public. अब जैसे कि ICT tools हो गए, वेबसाइट्स हो गई, सोशल मीडियाज हो गए, SMS अलर्ट्स हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं लोकल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करने में, ठीक है, क्विकली विद द पब्लिक। सो ड्यूरिंग एमरजेंसीज लाइक फ्लड्स और हेल्थ आउटब्रेक्स इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड इंस्टेंटली। यानी कि इमरजेंसी के दौरान क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी शेयर किया जा सकता है, ठीक है। लोकल बॉडीज कैन ऑल्सो सीक फीडबैक फ्रॉम सिटीजन्स थ्रू ऑनलाइन सर्वेस मेकिंग गवर्नेंस मोर पार्टिसिपेटरी। लोकल गवर्नेंस क्या कर सकते हैं, जो लोकल बॉडीज हैं वो फीडबैक भी ले सकती हैं सिटीजन से थ्रू द ऑनलाइन सर्विस, जिसकी वजह से क्या होगी, जो गवर्नेंस होगी वो पार्टिसिपेटरी बनेगी, ठीक है। फोर्थ इज एफिशिएंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ICT helps local governments in planning and implementing development programs more effectively. ICT क्या है, local governments को help करती है to plan and implement the development programs बहुत effectively. So for example, geographic information system helps map areas for better urban planning, waste management, road construction and disaster management. एग्जाम्पल के लिए जो GIS होता है, ठीक है, वो हेल्प करता है हमें एरियाज को मैप करने में, ताकि हम बेटर अर्बन प्लानिंग कर सकें, वेस्ट मैनेजमेंट कर सकें, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड प्रॉपर्टी एंड बेनिफिशियरीज ऑफ वेलफेयर स्कीम्स मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एक्यूरेट एंड ऑर्गेनाइज्ड। फिफ्थ इज स्ट्रेंथनिंग e-governance. E-governance platforms like e-Panchayat, National E-Governance Plan, and Smart Cities Initiative use ICT to modernize local governance. यानी कि e-governance प्लेटफॉर्म जैसे कि e-पंचायत हो गया, नेशनल e-governance प्लान हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गए, ठीक है, ये सारे इनिशिएटिव क्या हैं, ICT को यूज करते हैं टू मॉडर्नाइज द लोकल गवर्नेंस. So these platforms support online accounting, budgeting, monitoring and reporting system, helping the local bodies functions like professional institutions. ठीक है, conclusion देखते हैं. In summary, ICT plays a crucial role in making local governance faster, transparent and citizen friendly. यानी कि ICT क्या है, एक crucial रोल प्ले करता है, लोकल गवर्नेंस को फास्ट बनाता है, ट्रांसपेरेंट बनाता है और सिटीजन फ्रेंडली बनाता है. It helps improve service delivery, boost accountability and encourage public participation. By using technology effectively, local governments can ensure better development and meet the needs of the people more effectively. यानी कि टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज करके लोकल गवर्नमेंट क्या है, इंश्योर कर सकते हैं बेटर डेवलपमेंट एंड दे कैन ऑल्सो मीट द नीड्स ऑफ पीपल मोर इफेक्टिवली. ठीक है, तो आपके यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं. ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.